राजनाथ सिंह के भाषण से पाकिस्तानियों में खौफ। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऐतिहासिक तथ्यों के साथ छेड़छाड़ की, कहा पाकिस्तान ने। पाक विदेश मंत्रालय ने माना, राजनाथ सिंह ने धमकी दी। ये एक कदम था सर, अब दूसरा कदम लेना है। सीधी बात यह है कि भारत की क्या तस्वीर है ये पूरी दुनिया जानती है, और आप अवैध कब्जा कर बैठे हैं, ये भी रियलिटी पूरी दुनिया जानती है। आपने बोला कि भारत सेक्युलर हुआ करता था और हिंदुत्व की ओर जा रहा है, आपको इससे क्या लेना देना? आपकी तो इस्लामिक रिपब्लिक है। और मुकाबला करेंगे, हम तो जिहाद करते हैं। अच्छा। मर गए तो शहादत की मौत, जिंदा रह गए तो गाजी। हाँ। तो ये मौत की तमन्ना करें ना, राजनाथ सिंह खुद वो करें ना कि मुझे मरना है। एक दफा ख्वाहिश तो करें। अच्छा, नहीं उसने ख्वाहिश तो करे कि मुझे मरना। आपने बोला अगली बात कि किसी और बात पर बात नहीं हो सकती। हमारे राजनाथ साहब ने कहा, मैं आपको बिल्कुल क्लैरिफाई कर रहा हूँ, टेररिज्म छोड़कर और कहीं कोई बात नहीं हो सकती। टेररिज्म कैन बी द स्टार्ट पॉइंट। राजनाथ सिंह के भाषण से पाकिस्तानियों में खौफ। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऐतिहासिक तथ्यों के साथ छेड़छाड़ की, कहा पाकिस्तान ने। पाक विदेश मंत्रालय ने माना, राजनाथ सिंह ने धमकी दी। कहा कि हमको धमकाने का काम किया गया है और ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा गया है, यह कह रहा है पाकिस्तान। रिएक्ट करना यह बताता है कि सही नब्ज पर हाथ रखा गया है। अब आप देखिए, करगिल वॉर की कसम हम क्यों कह रहे हैं। यहां देखिए जरा क्या हुआ था। करगिल वॉर 1999, और ये तो बहुत पुरानी बात नहीं है, हम सबके जहन में ताजा है और हमारे एक्सपर्ट्स इस बारे में बताएंगे भी। पाकिस्तानी घुसपैठ हुई, कई पोस्ट पर कब्जा कर लिया गया। अचानक भरोसे में थे, ये भरोसा था कि यहां पर ये जगह ऐसी है कि जनरली हम भी वहां पर परवाह नहीं करते और पाकिस्तान में भी गुड सेंस प्रिवेल करेगा। वही गुड सेंस एक बार फिर हमारे लिए प्रॉब्लम बना। अब इस गुड सेंस से ही कई बार बचना पड़ेगा। अपने फ्री टाइम को एटीएम बनाइए, अपने घर से ही उद्यम शुरू कीजिए, अपने रसोई को बनाइए कारखाना। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। भारतीय सेना पहुंची, पाकिस्तानी सेना का हमला हुआ, कुछ भारतीय जवान शहीद हुए। ये कैलेंडर था 5 मई 1999 की बात मैं कर रहा हूं। अब जरा इसमें आगे आइए। 9 मई पाकिस्तान की गोलाबारी, भारतीय गोला बारूद स्टोर को नुकसान पहुंचा पाकिस्तान की गोलाबारी में। लेकिन फिर जब कैलेंडर पलटा तो हालात भी पलटते चले गए। 26 मई यहां पर क्या हुआ, इंडियन एयरफोर्स की जवाबी कार्रवाई शुरू हुई। घुसपैठियों पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक हुई। अगली तारीख आई 9 जून की। बटालिक सेक्टर में 2 अहम पोस्ट खाली कराए गए। यह इंपॉर्टेंट अकम्प्लिशमेंट। 4 जुलाई 12 घंटे की जंग, टाइगर हिल पर भारत का कब्जा। और फिर उसके बाद 4 जुलाई को तत्कालीन पीएम वाजपेयी ने जीत का ऐलान किया, लेकिन 26 जुलाई को आधिकारिक तौर पर जंग खत्म होने का ऐलान हुआ। यह जल्दी से एक क्विक रिकैप मैंने इसलिए किया कि हम आपको यह बता दें कि अगर जोर से लेना होगा तो जोर के साथ, अगर मसल ही चाहिए तो मसल पावर है हिंदुस्तान के पास, और गुड सेंस प्रिवेल करे, सद्बुद्धि आए। इसलिए कहा जा रहा है कि हो सकता है बातचीत की टेबल पर भी अगर गुड सेंस प्रिवेल करेगा तो यह कारगर हो सकता है। लेकिन मैं समझना चाहता हूं पीके श्रीवास्तव सर, ये गुड सेंस प्रिवेल करेगा सर? आर वी होपिंग अगेंस्ट द होप सर? थोड़ा सा है, विरोधाभास है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जहाँ तक कारगिल वॉर का सवाल है, वो 1999 में हुई, लेकिन उसकी प्लानिंग 1990 से चल रही थी। और बहुत सारे वॉर गेमिंग में उनके अपने जनरल्स ने जो लिखा है, मैं हिंदुस्तान के मीडिया से जो आया है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, उन्हीं के जनरल्स ने जो लिखा है उनका कहना है कि 1990 में ये वॉर गेमिंग की तैयारी हुई थी, तब भी इसको मना किया गया था। जब उन्होंने आखिरी चढ़ाई की और जब परवेज़ मुशर्रफ थे, उन्होंने ये सोचा कि जो हम गेम खेलते हैं उसमें हमारे लैंड को फॉक्स लैंड बोलते हैं, अपने वाले को ब्लू लैंड बोलते थे, दोनों के बीच में कराया। लेकिन फॉक्स लैंड में नॉर्मली वो अपने ही ऑफिसर्स रख करके उनसे देखते हैं कि दुश्मन क्या रिएक्शन करेगा, वो नहीं हुआ था। और अल्टीमेटली वही हुआ जिसका उनको शक था। वहाँ के 2 ऑफिसर्स थे, उन्होंने महसूस किया था कि हमें लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए, इसमें हम हार जाएंगे। उसके बावजूद वो लड़ाई लड़ी गई। देवर 470 किलोमीटर्स की हम बात कर रहे हैं, जब कारगिल की बात करते हैं उतना बॉर्डर था, उसमें 108 पीक्स पे आना चाहते थे, जिसको खाली कराने में मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ पर दर्शकों को जानना चाहिए, कारगिल वॉर अपने आप में एक बहुत डिफिकल्ट वॉर थी, क्योंकि दुश्मन ऑलरेडी जो है वो चोटी पर बैठा हुआ है, आपको नीचे से जाना है, और बाल्ड माउंटेन्स हैं, उनमें आपको कवर नहीं है। उसमें अगर भारतीय सेना ने उनको शिकस्त दी है, आज हम उस दिवस को मना रहे हैं। साहब, जब ये 370 हटा के हमने एक क्लियर संकेत दुनिया को दिया, पाकिस्तान को दिया, देयर इज नो फर्दर एम्बिग्युइटी, देयर आर नो इफ्स एंड बट्स। जैसे आप चीन से तिब्बत के बारे में पूछ के देख तो लें साहब, वो नो नहीं, नॉट, नियत और कोई भाषा में सुनना है बता दीजिए। ये बिल्कुल वही रवैया अब आ गया है कि साहब आप यू फॉरगेट अबाउट कि आप कश्मीर का ये हिस्सा लेंगे। प्रॉब्लम सिर्फ एक रह गई है साहब आपके और हमारे बीच में कि पीओके कब दोगे, गिलगिट बाल्टिस्तान कब दोगे। वो हमारा है, लीगली ज्यूरिस्प्रूडेंस वाइज हर लिहाज से वो हमारा इलाका है। वी वांट दैट बैक।
that belongs to us. देखिए दुनिया में बड़ी हिपोक्रेसी है। जहां यूक्रेन पे रूस ने हमला किया तो अमेरिका कह रहा है साहब यूक्रेन को हम तब तक सपोर्ट करेंगे जब तक वो खदेड़ के वापस ना करे। भारत को क्या बोला जा रहा है 75 साल से साहब जो पकड़ा हुआ है वो वहां रहने दो ना, जो अवैध हमला जो पकड़ा हुआ है वहां रहने दो, लेकिन पकड़ा था, सीज किया था और पकड़ के रह रहा है उसको रहने दो। ये देखा आपने ये दोगली ये दोगली जबान, और ये दोगली जबान सर बहुत समय तक हमने सुनी भी है, लेकिन अब ये बड़ा क्लियर है कि हमें अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें हासिल कैसे करना है। ये हमने पिछले कुछ सालों में सीख लिया है। अजीम भट्ट जी, जो हमने पिछले कुछ सालों में देखा है 370 को लेकर कुछ लोग यहां पर भी थे जो आपके साथ राग में राग मिलाते थे, वो कहते रह जाते थे नहीं हटेगा नहीं हटेगा, हट गया। ये एक कदम था सर, अब दूसरा कदम लेना है। सीधी बात यह है कि भारत की क्या तस्वीर है ये पूरी दुनिया जानती है, और आप अवैध कब्जा कर बैठे हैं ये भी रियलिटी पूरी दुनिया जानती है। आपने बोला कि भारत सेक्युलर हुआ करता था और हिंदुत्व की ओर जा रहा है, आपको इससे क्या लेना देना? आपकी तो इस्लामिक रिपब्लिक है, हम जो करें अपने मुल्क में, आपको क्यों दुख हो रहा है इतना? एक मिनट सर, मेरी बात सुन लीजिए सर मेरी बात सुन लीजिए। मैं आप जब बोल रहे थे मैं तो नहीं बोला बीच में, पता नहीं मेजर बोलता है, इतना दर्द क्यों होता है लोगों को पाकिस्तान में। सुनिए मेरी बात सर, अभी तो मैं शुरू हुआ। हुजूर वाला ऐसा है कि आपने अपने आप को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बना दिया, 400 से ऊपर मंदिर तोड़ दिए, हिंदुओं को मार दिया, उनकी लड़कियों को कन्वर्ट कर लिया। वो मिट्ठू मियां नाम का मौलवी है, ठीक है, और बाकी सब लोगों ने मिलकर सब कुछ बल्ले बल्ले कर दिया अपनी पाकिस्तान में। अब इंडिया कहां जा रहा है आपको क्या लेना देना उससे? क्या लेना देना है आपको? इंडिया पहले सेक्युलर था, सेक्युलर नहीं है, आपका क्या लेना देना उससे? इंडिया जहां जाए इंडिया जाए, इंडिया के लोग डिसाइड करेंगे। हमने आपको बोला कि आप मुस्लिम मुल्क क्यों बन गए? हमने बोला आप इस्लामिक क्यों बन गए? मैंने आज तक बोला? या जनरल साहब बैठे हैं यहाँ पे, अमित भाई बैठे हैं यहाँ पे, हमने कभी बोला कि आप क्यों यहाँ पे इस्लामिक मुल्क बन गए और आपको नहीं बनना चाहिए था सेक्युलर? भारत को सेक्युलरिज्म का पाठ पढ़ाने से पहले आप अपने मौलाना मौलवी फौजियों को और जो आपके सियासतदान है उनको क्यों नहीं बोलते कि क्या ये बकवास कर रखी है इस्लामिक रिपब्लिक? इस्लामिक रिपब्लिक क्या होता है बकवास? इस्लामिक रिपब्लिक, इट शुड बी सेक्युलर रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। आप भी तो करिए थोड़ा सा, एक कदम आप भी बढ़ाइए, ठीक है? दूसरों की जेब में हर समय नजर रहती है और बटुए पे हाथ रहता है आपका। मैं कह रहा हूं हम लोग बुरे लोग हैं, हम चाहते हैं, हमारे चाहने से क्या होता है? हमारे चाहने की क्या वैल्यू है? देखिए पाकिस्तानियों का मुल्क है, इमरान खान इंडियन तो नहीं है, जनरल आसिम मुनीर इंडियन नहीं है, नवाज शरीफ इंडियन नहीं है, शहबाज शरीफ इंडियन नहीं है। तो हम लोग अगर चाहें और ये कहते हैं कि भारत साजिशें करता है, अरे जब आपने हमें दुश्मन करारी कर दिया तो हम तो वही काम करेंगे ना जो दुश्मन करता है। हमारा काम है साजिशें करना, हम कर रहे हैं। पर आपकी जो नंबर 1 फौज है, आपकी जो नंबर 1 ISI है, दुनिया की नंबर 1, जो हर एक पाकिस्तानी लगभग यही कहता है कि नंबर 1 है, इससे ऊंचा कोई नहीं है। और एक टीवी एंकर ने तो यहां तक कह दिया था कि उड़ते हुए परिंदों के पर गिन लेती है, वो लेडी एंकर में नाम भूल रहा हूं, उन्होंने बोला उड़ते परिंदों के पर गिन लेती है हमारी फौज। तो कौन से परिंदों के पर नहीं गिन पा रही? इंडिया के चाहने से क्या होता है? इंडिया लाख चाहे, इंडिया डेली बैठ के साजिशें करे, पर अगर पाकिस्तान अंदर से मजबूत है तो इंडिया क्या कर लेगा? इजराइल क्या कर लेगा? अमेरिका क्या कर लेगा? उनके बड़ों को भी मारा, इनको भी मारेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये क्या हमारा मुकाबला करेंगे? हम तो जिहाद करते हैं। अच्छा। मर गए तो शहादत की मौत, जिंदा रह गए तो गाजी। तो ये मौत की तमन्ना करें ना, राजनाथ सिंह खुद करें ना कि मुझे मरना है, एक दफा ख्वाहिश तो करें। अच्छा, नहीं उसने ख्वाहिश तो करे कि मुझे मरना है। ये तो मौत से डरते हैं। अच्छा। हम तो मुसलमान हैं अल्लाह के हुक्म से, हमें मौत से डर नहीं लगता। ठीक है, हम तो उनको ऐसी मार मारेंगे, उनके बड़े भी याद करेंगे। हो सकती है जैसे इंडिया कहता है कि मिशन संदूर टूर करेंगे, पाकिस्तान कहता है कि इस दफा कोलकाता तक जाएंगे। आ जाए उससे तगड़ा जवाब मिलेगा इंशाल्लाह। ठीक है, पहले कैसा जवाब मिला था? क्या कि पंजाबी थोड़ी गल कर देना कि दिल खुश कर दिता साढ़े जवाना ने। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अभी ईरान जो कुछ भी हासिल किया, हमारे मुल्क के जो हालात इकोनॉमिक, हमारे हालात ठीक नहीं है। ठीक है, लेकिन हमने जो पूरी दुनिया इस वक्त जंग की हालत में, बिल्कुल ऐसे ही ठीक है, लेकिन हमसे सभी खौफजदा है। पाकिस्तान से क्यों खौफजदा है? अमेरिका भी खौफजदा है। अच्छा, इसराइल भी खौफजदा है पाकिस्तान से। उनकी आंख में फटते ही पाकिस्तान है। ईरान तो बहाना था। ठीक है, अगला नंबर हट गया। हाँ। ठीक है, ईरान नहीं गिरा उनके कदमों में। ठीक है, असल निशाना तो पाकिस्तान था। ठीक हो गया। अच्छा, ईरान जैसे खड़ा है, अभी खबरें हैं कि अमेरिका के 2 जहाज भी गिरा दिए हैं, कोई एक पायलट को भी ईरान ने अरेस्ट कर लिया, एक की सर्च में तलाश में लगे हुए हैं। क्या कहेंगे, जितनी ये टेक्नोलॉजी ईरान को कहाँ से मिल रही है? ईरान की अपनी टेक्नोलॉजी उसने हासिल की, पाकिस्तान ने भी हासिल की, इसराइल ने भी हासिल की। टेक्नोलॉजी हासिल, इल्म हासिल करना हर किसी का हक है। ठीक हो गया, उसने अपना हक इस्तेमाल किया। हम टेक्नोलॉजी में कहाँ पे खड़े हैं? ये थोड़ा कड़वा सवाल है, लेकिन आपके ख्याल से टेक्नोलॉजी में हम आगे हैं या इसराइल? हम पाकिस्तान आगे है या इंडिया? पाकिस्तान आगे है या ईरान? पाकिस्तान आगे है या सऊदी अरेबिया? यानी इसराइल, पाकिस्तान और इंडिया टेक्नोलॉजी में अगर नंबरिंग वाइज करें, टेक्नोलॉजी के लिहाज से इंशाल्लाह हम इसराइल से पीछे नहीं है। अगर उनके पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास भी टेक्नोलॉजी है। और इंडिया पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी में कौमें दुनिया में अपने मजहब की बेस पे लड़ती हैं। अच्छा। यहूदी और मुसलमान। अच्छा। वो भी अपने मजहब की बेस पे लड़ते हैं, हम भी अपने मजहब पे लड़ते हैं।
ठीक है, टेक्नोलॉजी अगर उनके पास बहुत आगे है, हम भी कम नहीं है। हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं, जज्बा नहीं बढ़ा है। अगर वो हमारे साथ पंगा लेगा, हम उसको ऐसा सबक याद कराएंगे, ऐसा सबक देंगे हमको कि वो आने वाली नस्लें भी उनकी याद रखेंगे। ठीक है, कि हमने पाकिस्तान से पंगा ले लिया था, हमारी फोर्सेज ऐसे थोड़ी बैठी है। ठीक हो गया, नो डाउट, इसका तो अलर्ट है। हमें अपनी फौज पर फख्र है, ठीक और हमें करना भी चाहिए। ठीक है, वो हमारा दिफा कर रहे हैं, हम इतनी मर्जी हालात कैसे भी हो जाएं, हाँ, लेकिन हम आज जाके हमारी फोर्सेज ही हमें जो है ना वो सुकून दे रही है। ठीक है, मतलब अगर हम भी यूक्रेन जैसे हो जाते, हम भी इराक जैसे होते, हम भी लीबिया जैसे होते, हमारी फोर्सेज वैसी होती, तो आज हमारा हाल, हमें तो इंडिया ही खा जाता। ठीक है, नहीं तो हमारी फोर्स, हमें अपनी फोर्सेज पे पूरा यकीन है, हमें फख्र है और करना चाहिए। ठीक है, अफगानिस्तान में जो खेल खेला जा रहा है वो मुसलमानों का खेल नहीं है। वो कौन सा है? वो उनमें उसके पीछे भी यहूदी हैं, अमेरिका है। अच्छा, तो हम कहते हैं पाकिस्तान है, हमारा मीडिया कहता है इंडिया पीछे, आप कह रहे हैं यहूदी है। अब जो तालिबान है वो उनके साथ मिल गए हैं, इंडिया के साथ। अच्छा, हमने जो और पाकिस्तान पे अटैक कर रहे हैं, जो बेसिक अफगानी है वो मोहब्बत करते हैं पाकिस्तान से, और तालिबान जो तालिबान है वो मोहब्बत करते हैं पैसे से। ठीक है, और पैसा कहाँ से आता है? पैसा आ रहा है इंडिया से, इंडिया पैसा दे रहा है। पैसा आ रहा है। आपने बोला अगली बात कि किसी और बात पर बात नहीं हो सकती। हमारे राजनाथ साहब ने कहा, मैं आपको बिल्कुल क्लैरिफाई कर रहा हूँ, टेररिज्म छोड़कर और कहीं कोई बात नहीं हो सकती। टेररिज्म कैन बी द स्टार्ट पॉइंट, ये अब मैं कह रहा हूं, दैट शुड बी द स्टार्ट पॉइंट। उस टेररिज्म की डेफिनेशन आप जितनी अपने ऊपर लगाते हैं उतनी ही दुनिया और इंडिया के साथ डिस्कस करना चाहिए। आपने कहा स्टूडेंट प्रोटेस्ट में हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कमजोर हो गए। कमर चीमा साहब, बड़ी आउटडेटेड नॉलेज है आपकी। वो स्टूडेंट प्रोटेस्ट तो खत्म भी हो गया। ये हमारे बच्चे थे, हमें पता था कि क्या है क्या नहीं। आपके नहीं थे। वो जो 400 व्हाट्सएप ग्रुप जो पाकिस्तान से हैंडल हो रहे थे वो भी बैन हो गए थे, इसलिए उनका फर्क नहीं पड़ पाया। उससे भी बड़ी बात, कमजोर मैं तो कहूंगा जनाब, मैं, मेरी सरकार, मेरा देश, मेरा प्राइम मिनिस्टर इसी तरह हर बार कमजोर हो कि वो अपनी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व कर ले, अपने बच्चों को आप जैसे लोगों के हाथ में स्लिप ना होने दे। आपकी एक और बात थी कि नहीं एमजे अकबर, कमर चीमा साहब, ये ना आपके सामने वो जो रखा हुआ है वो जो लैपटॉप, ये इसमें थप्पड़ मारिए। नहीं उसके आगे तो उसपे ISI को थप्पड़ मारिए। उन्हें ये नहीं पता कि एमजे अकबर कौन है। क्या आपको पता ही नहीं चल रहा एमजे अकबर कौन है? एमजे अकबर मोदी सरकार का नहीं है। ओ भाई, बात आप तो पता करते नहीं हो, बोल करते हो बस। आखिरी बात आपने कहा आपने, हाँ, एमजे अकबर ने कब रिजाइन किया था? भाई मैं आपको बता तो रहा हूँ ना, मैं आपको नहीं समझा सकता। जब आपकी नॉलेज मैं आप छोड़ दो ना, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, एमजे अकबर हैज गॉट नथिंग टू डू विद मोदी, विद द मोदी सरकार टुडे। आप उससे बड़ी बात चलिए, आखिरी पॉइंट, एंटी पाकिस्तान कार्ड। हमें एंटी पाकिस्तान कार्ड क्यों खेलना है? आप तो जिंदगी हमने तो कभी नहीं खेला। अगर हमें, एक सेकंड, अगर हमें सच्चाई पर ध्यान दो, अगर हमें एंटी पाकिस्तान कार्ड, ये पाकिस्तान हेट्रेड कार्ड को खेलना होता तो हम 71 में भी खेलते हैं, हम कारगिल वॉर में भी खेलते हैं, हम उसके पहले और उसके बाद भी खेलते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ हमारे पास वो हेट्रेड नहीं है जो आप हमेशा दर्शा रहे हैं। हमने कभी नहीं कहा आपके साथ कि ये हमारी लड़ाई आपकी आवाम के साथ है। हमने हमेशा कहा कि ये जो हेट्रेड है ये आपकी पाकिस्तान की है, पाकिस्तान आर्मी की है, पाकिस्तान ISI की है, और जिसे पाकिस्तान की आवाम को लड़ना है, हमें नहीं लड़ना है। राफेल जो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किए वो इंपोर्टेड थे, बाहर से मंगवाए हुए थे, आपको इस्तेमाल करने भी नहीं आए। मुझे कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स ने जो कि नॉन इंडियन, नॉन पाकिस्तानी थे, यूरोपियंस थे, उन्होंने खुद बताया, उन्होंने कहा नाम बता दो, मैं क्यों आपके शो पर नाम कोट कर लो, मैं क्यों नाम बताऊं? अगर किसी वेरीफाइएबल कर लो तो भाई, कमर चीमा की खबर इज ओनली ISI खबर, those are only imaginary names, those are only imaginary names। कमर चीमा की रिलायबिलिटी, कमर चीमा के इंफॉर्मेशन की रिलायबिलिटी इतनी गलत है कि वो कहता है कि JNK के अंदर लॉ एंड ऑर्डर जो है वो अमित शाह कंट्रोल करता है। अभी हाल ही में कारगिल विजय दिवस की 7वीं वर्षगांठ मनाई गई, और इस मौके पर हमारे रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह जी सीधे द्रास की इन्हीं ऊंची और ठंडी पहाड़ियों पर पहुंचे जहां 1999 में हमारे जवानों ने दुश्मन को फूल चटाए। वहां जाकर उन्होंने सबसे पहले उन्हें अमर वीरों को नमन किया जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना तिरंगा लहराया था। वहीं से राजनाथ सिंह जी ने पाकिस्तान को एकदम खरा और सीधा संदेश दिया है। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि सुधर जाओ वरना अंजाम बहुत बुरा हो। सोचो, दुश्मन के बिल्कुल करीब जाकर उन्हें उनकी औकात याद दिलाना ही असली मर्दानगी है।
पाकिस्तान की हालत वैसी है हो रखी है कि वहां के लोग दाने दाने का मोहताज, इकोनॉमी डूबी हुई है और पूरी दुनिया में उनकी बेइज्जती हो चुकी है। राजनाथ सिंह जी ने उन्हें याद दिलाया कि अगर पिछली बार की तरह फिर से कोई हरकत की तो इस बार उनका नामो निशान मिटाने में हमारी सेना को 1 सेकंड नहीं लगेगा। पाकिस्तान की ऐसी बेइज्जती सुनकर वहां के नेताओं और सेना के फोर्स वैसे ही उड़ जाते, क्योंकि वो जानते हैं कि नया भारत घर में घुस के मारना जानता है। इसके बाद उन्होंने देश की ताकत पर बात करते हुए एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी। आज का भारत किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। हमारी सेना अपनी जरूरत का 65 से 70% रक्षा उत्पाद यानी डिफेंस इक्विपमेंट खुद अपने देश के अंदर बनाती है। इसमें ब्रह्मोस जैसी खतरनाक क्रूज मिसाइल भी शामिल है जो पलक झपकते ही दुश्मन को राख कर सकती है, और साथ ही अक्षातीय डिफेंस सिस्टम भी है जो आसमान पर बाज की तरह नजर रखता है। मतलब साफ है कि कारगिल सिर्फ एक पुरानी याद नहीं है बल्कि आज के नए भारत की ताकत का सबूत है। दुश्मन को समझ आ जाना चाहिए कि अगर देश पर बुरी नजर डाली तो इस पर जवाब और भी ज्यादा भयानक मिले।